फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बेसिक 256 के कुछ प्रोग्राम्स हम लोग आज स्टडी करेंगे। हम लोग आज स्टेप वैल्यू के बारे में भी पढ़ेंगे और लूपिंग प्रोग्राम्स के बारे में भी पढ़ेंगे विथ एग्जाम्पल्स। सो लेट्स बिगिन। सबसे पहले तो मैं आपको बताऊंगी कि लूपिंग का मतलब क्या होता है। तो लूपिंग का मतलब होता है रिपीटिशन। सो जब भी मैं लूपिंग बोलूँगी तो मतलब मैं कोई इंस्ट्रक्शन है, कोई कमांड है जो मैं रिपीट कर रही हूँ अपने प्रोग्राम में कोई नंबर ऑफ टाइम्स जो मैंने अलॉट किया होगा। अब जैसे हम यूज़ कर सकते हैं फॉर एंड नेक्स्ट कमांड, तो ये एक ही प्रोग्राम में यूज़ होती है फॉर और नेक्स्ट, और इनके बीच में कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए जाते हैं जो रिपीट किए जाते हैं। अभी इनको हम अपने प्रोग्राम्स में यूज़ करेंगे। तो बेसिकली ये यूज़ किया जाता है रिपीटिशन के लिए। मैं आपको इसका एक एग्जांपल देती हूँ। तो इस तरह से हमने एक प्रोग्राम लिखा है। इसमें हम बहुत छोटा सा प्रोग्राम है। इसमें हमने क्या किया है, हमने पहले देखो नेक्स्ट का मतलब क्या है, फॉर का मतलब क्या है, हम ए के बारे में बता रहे हैं। ए हमारा कंट्रोल वेरिएबल है और इसको हम बोल रहे हैं कि ए कब से कब तक होगा, 1 से 3 तक होगा। तो यहाँ पे 1 है एक्सप्रेशन 1 और 3 है एक्सप्रेशन 2। और जहाँ पे हमने प्रिंट हेलो लिखा है, ये जो हेलो ये हमारा बॉडी है, हमारी लूप का बॉडी है ये। और फिर हम नेक्स्ट कर रहे हैं, इसको हम ए को नेक्स्ट बोल रहे हैं। जैसे हमने देखा है जब एक क्लासरूम में कोई वाइवा टीचर ले रही होती है तो वो रोल नंबर वाइज बुलाती है। जैसे कहेगी फर्स्ट रोल नंबर आओ, और जब फर्स्ट रोल नंबर चला जाएगा तो कहेंगी नेक्स्ट। तो वैसा ही कुछ इसमें भी है। हम कह रहे हैं कि ए 1 से स्टार्ट करेगा। अगर यहाँ पे 2 होता तो 2 से स्टार्ट करता। यहाँ पे 1 है तो 1 से स्टार्ट करेगा और फिर अपने आप ही नेक्स्ट कर देगा। तो इस प्रोग्राम का हम लोग जरा आउटपुट देखते हैं अपने बेसिक स्ट्रीम में। तो इस तरह से आप देख सकते हैं 3 बार हेलो प्रिंट हुआ है। क्यों ऐसा हुआ है? क्योंकि हमने ए को असाइन किया था 1 2 3 और फिर हमने प्रिंट किया था हेलो। और हेलो प्रिंट करने के बाद ये कितनी बार होना चाहिए? 3 बार होना चाहिए। अगर मैं यहाँ पे 4 लिखती तो 4 बार होता। अगर मैं 2 से 4 लिखती तो 3 बार होता, क्योंकि 2 3 4 ये 3 वैल्यूज होंगी। अगर मैं 3 से 4 लिखती तो 2 वैल्यूज आती। तो इस तरह से ये वर्क करता है। तो हम इसके कुछ प्रोग्राम्स देख लेते हैं। ये कह रहा है हमें एक मल्टीप्लिकेशन टेबल प्रिंट करनी है जो हम नंबर इनपुट करेंगे उसकी। तो देखते हैं कैसे चलेगा ये। पहले CLS, उसके बाद हम लोग लिखने वाले हैं फॉर। हम यहाँ पे कोई सा भी वेरिएबल दे सकते हैं, हम i देंगे, लेकिन कोई सा भी हम दे सकते हैं, बस एक वेरिएबल है। तो यहाँ पे हम बेसिकली एक वेरिएबल ले रहे हैं फॉर i। और जैसे ही हम फॉर i बोलेंगे उसके बाद हम लिखेंगे 1 to 10, क्योंकि हमने देखा है मल्टीप्लिकेशन टेबल 1 से 10 तक हमें बताती है। उसके बाद हम लिखेंगे प्रिंट। अब हमें यहाँ पे प्रिंट क्या करना है, मान लीजिए आपको कोई भी अगर मल्टीप्लिकेशन टेबल, सपोज आपको 8 की मल्टीप्लिकेशन टेबल चाहिए, तो आप 8 into i करेंगे तो ये अपने आप चेंज होता रहेगा। 1, पहले i की वैल्यू 1 आएगी तो फिर 8 हो जाएगा, फिर i की वैल्यू 2 होगी तो 16 हो जाएगा। देख लेते हैं। फिर हमें नेक्स्ट हमेशा लिखना है। नेक्स्ट अगर नहीं लिखेंगे तो प्रोग्राम वर्क नहीं करेगा। सो नेक्स्ट i लिखेंगे n। सो आप लोग देख सकते हैं 8 की टेबल यहाँ पे आ गई है 1 से 10 तक। अगर मुझे 1 से 20 तक चाहिए तो वो भी प्रिंट कर सकता है। अब वैसे ही अगर मुझे 20 की टेबल चाहिए, सो वो भी इसी अकॉर्डिंगली प्रिंट हो जाएगी। अब हम लोग जल्दी से दूसरे प्रोग्राम की तरफ चलते हैं। इस प्रोग्राम में हम लोग थोड़ा सा ट्रिकी है, ये पहले वाले से थोड़ा सा अलग है। ये
तो ये प्रोग्राम में ये कह रहा है हमें 1 से 10 तक जो नंबर्स है उनको ऐड करना है। तो इसको समझ लेते हैं हम लोग अपने नोटपैड फाइल पे। ये कह रहा है हमें 1 से 10 तक सारे नंबर्स को ऐड करना है। तो पहले हम लोग रफ में अपने लिख लेंगे सारे 1 to 10 नंबर्स। अब कह रहा है, इस क्वेश्चन के कहने का मतलब है कि हम पहले 1 से 2 पर जाएंगे, इसको ऐड करेंगे 3 आएगा, फिर 3 में 3 ऐड करेंगे तो आ जाएगा 6 में 4 ऐड करेंगे 10, 10 में 5 ऐड करेंगे 15, 15 में 6 ऐड करेंगे 21, 21 में 7 ऐड करेंगे 28, 28 में 8 ऐड करेंगे 36, 36 में 9 ऐड करेंगे 45 और 45 में 10 ऐड करेंगे 55। तो इसका आंसर होना चाहिए 55। तो इस प्रोग्राम को हम लोग ऐसे वर्क करेंगे कि आंसर 55 हो। हमने पहले ही चेक कर लिया कि आउटपुट क्या होना चाहिए, तो हम उसी अकॉर्डिंग प्रोग्राम लिखेंगे। सो हम पहले सम को मान लेंगे। सम हमारा सपोज एक हम सम में स्टोर कर रहे हैं, तो सम हम लोग का मान लेते हैं 0 है, अभी 0 लेवल पे कुछ नहीं है सम में। अब हम पहले फॉर आई लिखेंगे, रेपिटेशन कमांड, और 1 से 10 तक हम दे देंगे क्योंकि 1 से 10 तक हमें ऐड करने हैं नंबर्स। अब सम को क्या कर देंगे हम लोग 0, जो सम हमारा 0 था अब वो बढ़ जाएगा, तो सम प्लस आई हो जाएगा। फिर हम लोग नेक्स्ट आई कर देंगे, फिर हम लोग प्रिंट कर देंगे सम को। अब आप इस प्रोग्राम को थोड़ा सा समझिए। पहले हमने बताया कि सम 0 है क्योंकि हम 1 से शुरू कर रहे हैं ना, तो 1 से पहले 0 हम ले लेंगे ताकि उसके पास कोई भी एग्जिस्टिंग वैल्यू ना हो। अब जैसे ही सम 0 हो जाएगा उसके बाद हम आई की वैल्यू दे देंगे 1 से 10 तक, तो ये रिपीट होता चलेगा। अब 0 इज इक्वल टू 0 प्लस आई, तो क्या हो जाएगा कि सम जो हम लोग का 0 था, कुछ नहीं था वो। अब हम उसी 0 के अंदर एक एक करके पहले हम 0 में 1 ऐड करेंगे, फिर नेक्स्ट आई बोलेगा तो उस 1 के अंदर हम फिर 2 ऐड करेंगे, फिर उसी अकॉर्डिंग हम करते चलेंगे। तो अब इसका आउटपुट देखते हैं 55, जैसे कि हमने उसको सॉल्व किया था। आई होप आप लोग को ये प्रोग्राम समझ आ गया होगा। इसमें कह रहा है मल्टीपल टाइम्स, यानी टाइम्स हम लोग का अननोन है, यानी कि कह रहा है कि हमारा जो फॉर आई है वो 1 से लेके x टाइम तक है, लेकिन हम लोग x को तो जानते नहीं है, x एक अननोन वेरिएबल है, तो हमें पहले इसको असाइन करना पड़ेगा। तो हम पहले यूजर से ही इनपुट कराएंगे कि वो कितनी बार रिपीट मतलब कितनी बार इनपुट देना चाहता है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे प्रिंट और यहाँ पे हम इनपुट करा लेंगे उससे x। अब ये वाली कंडीशन काम करेगी। तो अब हम लोग यहाँ पे पहले प्रिंट कर देंगे एंटर अ वैल्यू, तो वहाँ पे यूजर की स्क्रीन पे आएगा एंटर अ वैल्यू और फिर वहाँ पे कहेगा इनपुट x। इस प्रोग्राम में हम लोग देख सकते हैं, यहाँ तक तो हमने समझ लिया था। अब इसके बाद हम उससे प्रिंट करने को कहेंगे, तो हम उससे कहेंगे कि अपनी हाइट मीटर्स में एंटर कीजिए, तो वो जो एंटर करेगा वो m होगा, मीटर्स, ठीक है। अब सेंटीमीटर्स क्या होते हैं? सेंटीमीटर्स इज इक्वल टू 100 इंटू मीटर, है ना। सेंटीमीटर छोटी यूनिट होती है लेकिन उसके जो नंबर्स होते हैं वो लार्ज होते हैं। मीटर्स में वही चीज़ ऑपोजिट होती है, इसलिए हम इस तरह का प्रोग्राम लिखेंगे। तो ये जो हम लोग का पार्ट है ना, इसको हम कहते हैं प्रोसेसिंग। यहाँ पे हम प्रोसेस कर रहे हैं, यहाँ पे हम फॉर्मूला वगैरह दे रहे हैं ताकि ये प्रोग्राम वर्क करे। तो इसके बिना ये प्रोग्राम नहीं वर्क करेगा। फिर हम सेंटीमीटर्स को प्रिंट कर देंगे, फिर हम नेक्स्ट आई क्यू देंगे। तो हमें एक चीज़ का ध्यान रखना है, आपने पढ़ा होगा नेस्टिंग ऑफ टैग्स HTML में। नेस्टिंग ऑफ टैग्स का मतलब होता है जब आप वन टैग इनसाइड अनदर करें, यानी कि अगर सपोज 2 कमांड टैग्स हैं जो हमने ऑलरेडी पढ़े थे, फॉर एंड नेक्स्ट, तो इनके बीच में ये वाली जो चीजें आएंगी ना, इसको नेस्टिंग कहते हैं। सपोज इनके बीच में कुछ टैग्स आए और एक टैग यहाँ पे आपने रख दिया, तो वो इस कमांड के अंदर नहीं
कंसिडर होगा वो इसके बाहर होगा, और वो अगर इंडिपेंडेंटली वर्क नहीं कर सकता तो वो प्रोग्राम में इंक्लूड ही नहीं होगा। इसीलिए हम कोई भी अगर लूपिंग का स्टेटमेंट यूज करते हैं तो उसके अंदर जितनी भी स्टेटमेंट्स को हमें लूप करना है उनको हम इन दोनों टैग्स के अंदर लिखते हैं। आई होप आप लोग समझे होंगे। तो इसको हम लोग रन करके देखते हैं। ये बोल रहा है एंटर अ वैल्यू, यूजर से ही पूछ रहा है एंटर अ वैल्यू, तो हम यहाँ पे 3 टाइम्स एंटर करना चाहते हैं। अब कहेगा एंटर योर हाइट इन मीटर्स। मान लीजिए मेरी हाइट 3 मीटर्स, तो 300 सेंटीमीटर। एंटर योर हाइट इन मीटर्स 800, सपोज 3.5 350 सेंटीमीटर्स। सो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है। स्टेप वैल्यू, तो आपको एक चीज समझनी पड़ेगी, स्टेप वैल्यू भी कंट्रोल वेरिएबल से ही रिलेटेड है। यानी कि अगर मैं फॉर n इक्वल्स 1 to 10 लिख रही हूँ, फिर मैं प्रिंट कर रही हूँ n और नेक्स्ट n कर रही हूँ, ये एक नॉर्मल प्रोग्राम है जो अभी हम लोगों ने पढ़ा था। बट इसके अंदर मैं एक चीज ऐड करूंगी जिससे इसमें इसकी जो वैल्यू है उसमें चेंजेस आ जाएंगे। ये स्पेसिफाई करेगा, स्टेप वैल्यू स्पेसिफाई करेगा एक ऐसी वैल्यू बाय विच द कंट्रोल वेरिएबल शुड चेंज। यानी कंट्रोल वेरिएबल ये है n, तो n को कितने वैल्यू से चेंज होना है ये डिसाइड करेगा स्टेप वैल्यू। ये हम हमेशा इस वैल्यू के बाद देते हैं स्टेप, सपोज स्टेप 2। अब स्टेप 2 का मतलब क्या है? सपोज आपने 1 से 10 तक दिया है, ये 1 से तो शुरू करेगा ही ऑटोमेटिकली, डिफॉल्ट है उसका। अब जब ये शुरू करेगा 1 से, तो 1 के बाद 2 को छोड़ देगा, 3 पे जंप कर देगा, फिर 3 के बाद 4 को छोड़ देगा, 5 पे जंप कर देगा, 5 के बाद 6 छोड़ देगा, 7 पे जाएगा, फिर उसके बाद 8 छोड़ देगा, 9 पे जाएगा, और उसके बाद कुछ करेगा ही नहीं। तो यही होता है स्टेप वैल्यू। अब यहाँ पे आप अगर -2 देते हैं तो ये उल्टा जाने लगता। जरा चेक करते हैं हम लोग इसको। पहले हम लोग माइनस हटा देते हैं, ऐसे चेक करते हैं। तो ये देखिए मैंने जैसे बताया था 1 3 5 7 9 इवन नंबर स्किप हो गए हैं। अगर मैं स्टेप 3 दूंगी तो यहाँ पर 1 के बाद जो थर्ड नंबर होगा वो काउंट होगा, फिर जो थर्ड नंबर होगा यानी कि 1 के बाद जो थर्ड नंबर होगा 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4th, फिर 4 के बाद 3 नंबर्स 5 6 7 7th। तो इस तरह से हम इसको चलाते हैं। और अगर हम लोग यहाँ पे -2 लिखते तो देखिए क्या होगा। उसके लिए आपको अपना एक्सप्रेशन भी उसी हिसाब से देना पड़ेगा, 10 to 1 देना पड़ेगा, तब ये माइनस में वर्क करेगा, तब ये उल्टा जाएगा। और उल्टा जाने में क्योंकि ये इवन से शुरू हुआ था, 10 से शुरू हुआ था, इसलिए ये 9 छोड़ेगा, 8 पे जाएगा, फिर 7 छोड़ेगा, 6 पे जाएगा। इस तरह से इवन नंबर्स लेगा इन द रिवर्स ऑर्डर। अब मैं आप लोग को एक प्रोग्राम देती हूँ। अब ये हम लोग का क्वेश्चन, टू कैलकुलेट द एरिया एंड पेरीमीटर ऑफ 5 डिफरेंट रेक्टेंगल्स। तो कह रहा है 5 डिफरेंट रेक्टेंगल्स, तो यानी उनका लेंथ एंड ब्रेथ अलग होगा। तो यानी कि हमें इनपुट कराना होगा यूजर से 5 टाइम्स लेंथ एंड ब्रेथ, और फिर जब लेंथ एंड ब्रेथ हो जाएगा तो फिर वो एरिया और पेरीमीटर को प्रिंट करेगा बाय यूजिंग द फॉर्मूला। यहाँ पे आप लोग पहले CLS लिखिए, फिर आप लोग शुरुआत में ही दे दीजिए अपना कंट्रोल वेरिएबल लूपिंग स्टेटमेंट, ठीक है, 5 टाइम्स। तो ये यूजर से 5 टाइम्स लेंथ एंड ब्रेथ मांगेगा। अब ये लिखेगा इनपुट L इनपुट P, ठीक है।
अब यहाँ पे हम लोग पेरीमीटर पहले लिखेंगे, तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल होता है 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ। तो यहाँ पे हम 2 इंटू मतलब एस्ट्रिक लगाएंगे और L प्लस B लिखेंगे। याद रखिएगा कि आपका जो L और B है वो स्मॉल लेटर्स में हो, मतलब क्योंकि बेसिक के जो प्रोग्राम्स होते हैं वो केस सेंसिटिव होते हैं, इसलिए आपको अपने केस का भी ध्यान रखना पड़ेगा, कैपिटल है या स्मॉल है। कीप इट यूनिफॉर्म एवरीवेयर, ठीक है। एरिया हम लोग रखेंगे इसका L इंटू B। अब जब एरिया पेरीमीटर हम लोग का कैलकुलेट हो गया है बाय यूजिंग द फॉर्मूला, तो अब हम इसको प्रिंट भी करेंगे और उसके बाद हम लोग नेक्स्ट लिखेंगे, क्योंकि हमने अभी फॉर आई वाला ये जो लूपिंग स्टेटमेंट शुरू किया था, तो नेक्स्ट आई लिखेंगे, ठीक है, फिर एंड कर देंगे। अब देखते हैं इसका आउटपुट। एंटर लेंथ एंड ब्रेथ, तो ये शुरू कर रहा है, मान लीजिए लेंथ है 30, ब्रेथ है 20। अब इसके बाद जैसे ही आप एंटर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे पेरीमीटर और एरिया दोनों कैलकुलेट हो जाएगा, उसके बाद नेक्स्ट स्टेटमेंट आ जाएगा, ऐसा 5 टाइम्स होगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में हम लोग इफ एंड एल्स स्टेटमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे, इफ देन एल्स, इफ एंड इफ एल्स स्टेटमेंट्स के बारे में, जहाँ पे कंडीशंस के बारे में पढ़ेंगे और जो कंपैरिजन ऑपरेटर्स होते हैं उसको भी हम इंक्लूड करेंगे विद इंटरेस्टिंग प्रोग्राम्स। थैंक यू फ्रेंड्स।